हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स सेशन हिंदी मीडियम में होने वाला है। आप मेरे बात करने के तरीके से जान गए तो ये हिंदी का सेशन है। अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, लुक फॉर इट एंड वॉच दैट सेशन। अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं है तो अगर ये सेशन आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाता है कि मैं जैसे पढ़ा रही हूं आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक दबाइएगा। लाइक इसलिए भी दबाइएगा क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ढूंढ के लाती हूं, तो मुझे लगता है आप इतना तो कर ही दोगे। शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके। अगर एग्जाम में, उनके कंपेटिटिव एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स का सेक्शन है तो क्वेश्चन इसमें से पक्का 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 आएंगे, आप देख लेना। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस करना, तभी नोटिफिकेशंस आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूं और एक्सपेक्ट कर रही हूं अब आप एकदम फोकस्ड हो जाओगे। पहला क्वेश्चन क्या है, किस बारे में है? तो पहले डिवीजन होता है, मतलब हम एक टाइटल देते हैं अपने पूरे के पूरे करंट अफेयर्स के सेक्शन को, वीडियो को डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ऊपर लिखा है अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस। अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस, यहां पर आप तीन पिक्चर्स देख पा रहे हैं। तीन पिक्चर्स में हो सकता है आप किसी को जानते भी हो, अगर जानते हैं तो आप जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे ना। पहला क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने, अपॉइंटमेंट में किसको अपॉइंट किया है? पहला है न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, जो कि तीसरे नंबर के हैं, जिनका नाम सुमन के बेरी है। यहां पर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, देख करके आप खुद समझ जाओगे कि अगर नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, बने हैं, जो तीसरे नंबर के हैं, उनका नाम पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। प्लीज थोड़ा सा पिक्चर देखा करिए हमेशा। इससे क्या होगा, कभी कुछ पढ़ रहे होंगे तो रिलेट कर पाएंगे, फटाफट से सुमन के बेरी को पहचान जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए जरा, क्वेश्चन क्या आ रहा है। न्यू आर्मी चीफ, आपको अगर याद हो तो इससे पहले के वीडियो में हम जब पढ़ रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में, थोड़ा थोड़ा हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे, लेकिन यहां पर हम वाइस बोल रहे थे ना, यहां पर हम अलग बात करने लगे। जिन आर्मी चीफ की बात अब हम करने वाले हैं, इन्हीं को ही हम वाइस की तरह डिस्कस कर रहे थे। अब मैं कह रही हूं कि ये नए आर्मी चीफ यही 29वें नंबर के बन गए हैं। मनोज पांडे इनका नाम है। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम ऑफ इंजीनियर्स में से हम कह रहे हैं। नाम क्या बताया मैंने? मनोज पांडे। प्लीज याद रखिए, नए आर्मी चीफ हैं, 29वें नंबर के हैं, नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, हमारा पड़ोसी देश है आप जानते हैं, इसीलिए हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए। 23वें नंबर के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब पार्टी पूछी जाती है नाम बच्चे याद करके चले जाते हैं। मुझे पक्का पता है पार्टी वो कुछ मिलती जुलती दे देंगे, तो आपको क्या याद रखना है? हमने क्या बोला है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। हम कह रहे हैं पार्टी जिसके शहबाज शरीफ हैं। पार्टी का नाम आना मुझे लगता है यूजुअल है, हर बार ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। अगले क्वेश्चन में हम कह रहे हैं न्यू यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं, जिनका नाम क्या है? मनोज सोनी। हर बार राइट पे पिक्चर देखिए, सामने देखिए, थोड़ा सा रिलेट करिए कि अगर आप थोड़ा सा रीडिंग करते हो, कहीं देखते हो इनकी फोटो लगी हुई, तो आप बाद में खुद ही पहचान जाओगे कि हम मनोज सोनी की बात कर रहे हैं। तो मनोज सोनी क्या बन गए हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए, इमानुएल मैक्रोन। अब इनको सीधा सीधा पहले फ्रांस से रिलेट कर लीजिए। इमानुएल मैक्रोन को, इनको आप बहुत बार देखते हैं, इनके बारे में बहुत बातें आप सुनते हैं। तो इमानुएल मैक्रोन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पहले तो ला रिपब्लिके ऑन मार्शे पार्टी के हैं, ये आपको याद रखना है। पॉपुलरली ऐसा ही बोला जाता है इनको कि ला मार्शे की तरह ही, मतलब ऐसा कंट्री में फेमस है पार्टी। तो जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं वो पार्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फ्रांस के प्रेसिडेंट दोबारा से बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने? इमानुएल मैक्रोन का नाम आपने बहुत बार सुना है, मेरे मुंह से भी सुना है, आप वैसे भी सुनते रहते होंगे। फ्रांस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट अगर दोबारा अपॉइंट होके आए हैं, लेकिन नए तो बने, तो हम कह रहे हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने कहा नाम पॉपुलर हो चुका है,
पार्टी का नाम पूछा जा सकता है, ला मार्शे या ला रिपब्लिके ऑन मार्शे नाम है पार्टी का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अजय कुमार इनका नाम है, अजय कुमार सूद, जो एक फिजिसिस्ट है। दोबारा बोल रही हूं, सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्रिंसिपल मेन, न्यू मेन साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजय कुमार सूद बन गए हैं। प्लीज याद रखिए, अगर कोई पूछे ये क्या है, मतलब व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, तो ये फिजिसिस्ट हैं, याद रखेंगे, मैं पक्का समझ रही हूं आप। और ये क्वेश्चन देख करके इतने ही आपको पता चल गया होगा कि हम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी भी जब हम डिस्कस करेंगे कोई भी चीज आपको इधर उधर की टाइम वेस्ट करने वाली बिल्कुल नहीं मिलेगी। मेरे लिए आपका टाइम मेरे टाइम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एग्जाम देते हैं, आप लोगों को टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ के उसमें से क्वेश्चंस आप निकालेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लाती हूं ताकि सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अगर आप पेपर देते हो आपको खुद को समझ में आएगा कि मैं एक भी क्वेश्चन जो पढ़ा रही हूँ वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैं मेहनत करती हूं, आप याद करके सिद्ध करो, प्रूव करो कि आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो। अगर मैं पढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स न्यूज में, यहां पर आप देखिए हॉकी आपको दिख रहा है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं नेदरलैंड्स ने जीता है जूनियर विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ पा रहे हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन विमेन्स वाला जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेदरलैंड्स ने जीता है, जर्मनी को हरा के जीता है। 9वें नंबर का था ये जो हो रहा था। फिर से बोल देती हूं, 9th एडिशन जूनियर विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022, जर्मनी को हरा के नेदरलैंड्स जीत गया। अब आपका क्वेश्चन आएगा कहां हो रहा था, तो ये साउथ अफ्रीका में हो रहा था, इस अजीब से नाम वाली जगह पे हो रहा था। पढ़ लीजिए, जैसे मर्जी पढ़ लीजिए, लेकिन साउथ अफ्रीका उसका वेन्यू था। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, पॉशेफस्ट्रोम इज द नेम ऑफ द प्लेस। यहां पर साउथ अफ्रीका में हुआ था ये जूनियर विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022। अगला क्वेश्चन पढ़िए, लोगो अनवेल्ड फॉर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी की बात हो रही थी तो हॉकी का क्वेश्चन साथ में डाल दिया है, इसीलिए ताकि आप रिलेट कर पाओ कि ऊपर वाला महिलाओं वाला हॉकी था, नीचे वाला पुरुषों वाला हॉकी है। तो हम कह रहे हैं लोगो अनवेल किया गया। किसका लोगो? मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2023, जो 15वें नंबर का होगा, जो भुवनेश्वर और राउरकेला में हम कह रहे होगा। नेक्स्ट में हम कह रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026, 23वें नंबर के होंगे। अगर आप ये रिलेट कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, ये हमने इसके लिए यहां पर लगाया है ताकि आप रिलेट कर पाओ। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही थी। 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में भी हुए थे, आप लोगों को पता है। कॉमनवेल्थ गेम्स वैसे भी बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कोई कंट्री अगर होस्ट कर रही है, वो बात अगर बाहर आ जाए तो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा सोचिए। हम कह रहे हैं विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 23वें नंबर के 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। तो वेन्यू डिसाइड हो गया है, क्वेश्चन याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अब इंपॉर्टेंट डेज हैं। ऊपर वाला क्लासिफिकेशन होता है वीडियो का कि अगर हम एक बार अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक बार हम स्पोर्ट्स न्यूज की बात कर रहे हैं, एक बार हम इंपॉर्टेंट डेज की बात कर रहे हैं, एक बार हम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, एक बार हम ऑथर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा उस क्लासिफिकेशन में से अब इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या फिर अर्थ डे ऐसा कहा जाता है। हम कह रहे हैं कि 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट वी ऑल शुड, ऐसी करके याद करिए। थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट पढ़िए, वर्ल्ड हेरिटेज डे। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे को और नाम से भी बुलाया जाता है कि अगर वो इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स कर दे, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स कर दे, तो आप कहोगे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं था, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया। वर्ल्ड हेरिटेज डे बोले
या इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स बोले, 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका थीम हेरिटेज एंड क्लाइमेट था। जब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डे की, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अप्रैल के ही इंपॉर्टेंट डेज भी डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, जो भी डे डाला है आप खुद सोचिए, जब आप कोई मंथ खोलेंगे, इंपॉर्टेंट डेज ढूंढने जाएंगे, तो वो आपको हर दिन पे कोई ना कोई डे दिखा देगा। क्या आप सारे के सारे डेज पूरे के पूरे साल के याद कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं थोड़े से सेलेक्ट करती हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं, जिनका आने का पॉसिबिलिटी होता है, फ्रीक्वेंसी देखती हूँ कि पास्ट ईयर में वो आया है या नहीं आया है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे भी आया हुआ है, इसलिए आपको बता दूं ये आने की पॉसिबिलिटी है। फिर वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, इंपॉर्टेंट लग रहा है ना नाम से ही, 21 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है, 26 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, मनाया जाता है। थीम हम बात करें तो आईपीएन यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। अगर इंटेलेक्चुअल बात करेंगे तो सीधी बात है बेटर फ्यूचर की बात तो होगी। तो आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है। हीमोफीलिया वो जो हेल्थ कंडीशन होता है, आपको पता है। तो 17 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेट डे 2022 वाला। आपको बस एक बात याद रखना है, वेटरनरी की बात हम कर रहे हैं यहां पर। तो वर्ल्ड वेट डे जो है, जो 2022 वाला है, इस बार 30 अप्रैल को मनाया गया। डज नॉट मीन कि वो हर बार 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। वहां ब्रैकेट में इसलिए लिखा है जानबूझकर कि हर अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है, उस अप्रैल के लास्ट सैटरडे को वर्ल्ड वेट डे मनाया जाता है। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको ये पता होगा इस बार 30 अप्रैल को सैटरडे है, तो इसीलिए 30 अप्रैल लास्ट सैटरडे को वर्ल्ड वेट डे 2022 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में अवार्ड्स एंड प्राइजेस। अब ये आप इसको ज्ञानपीठ पढ़िए या ज्ञानपीठ पढ़िए, अवार्ड्स की बात हम करने लग गए हैं। 56वें नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड बोलिए, विनर हम कह रहे हैं नीलमणि फुकान। तो नीलमणि फुकान बहुत पॉपुलर है, आपने पहले भी सुना होगा इनके बारे में। असमीज पोएट हैं, कह रहे कि इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, बस इतना याद रखिए। 56वें नंबर वाला नीलमणि फुकान असमीज पोएट हैं। 57 नंबर का 57th नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, हम कह रहे हैं वो दामोदर मौजो को मिला है। ये कोंकणी के राइटर हैं। देखिए कई बार नाम पूछने के बाद वो ये पूछ लेते हैं कि वो लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखते हैं। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो, हर पेज पे अगर 4 या 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो हर 4-5 पॉइंट्स के अंदर भी डिटेल है। मैंने तो बोल दिया असमीज पोएट है, आप वहां पे जाके मुझे फीडबैक दोगे, क्वेश्चन कराया हुआ नहीं आया, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया इनडायरेक्टली कि वो किस भाषा में वो लिखते हैं। तो आपको ये पोएट तो याद रह गया, लेकिन किस भाषा वाले ये याद नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जितना लिखा है उसे पक्का लिखिए हर हाल में। मैंने क्या कहा, नीलमणि फुकान असमीज पोएट है, ये हम कह रहे थे 56वें नंबर वाला। 57वें नंबर वाला जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दामोदर मौजो को, ये कोंकणी के राइटर है। अगला देखिए सरस्वती सम्मान है। तो सरस्वती सम्मान में हम पढ़ रहे हैं कि 2021 के विनर रामदरश मिश्रा है इनका नाम। और हम कह रहे हैं मैं तो यहां हूं पोइट्री के लिए, इन्हें मिला है सरस्वती सम्मान हम कह रहे हैं रामदरश मिश्रा। 2021 की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब जरा पढ़िए, नेक्स्ट लिखा है कि पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्डी, पीएम मोदी को ही दे दिया। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्डी। अब ये अवार्ड बनाया है, पहली बार देना है, तो पहली बार जब किसी को देते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है ना, इसीलिए पीएम मोदी को दिया है। देख लीजिए ये अवार्ड 2021 EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। वो बिजनेसमैन वाली बात करने लगे, अगर आपको ना पता हो तो 2021 के EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फाल्गुनी नायर। अब अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो ये नायका वाली हैं, नायका की CEO हैं।
तो नायका वो ब्यूटी ऐप है, अगर आप में से किसी को ना पता हो तो नायका की सीईओ फाल्गुनी नायर, इनको 2021 का हम कह रहे हैं EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अमर मित्र, जो अमर मित्र हैं ये इन्हें मिला है ओ हेनरी प्राइज। ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरीज वाले, आपको याद होगा, फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरीज। तो हम कह रहे हैं वो जो ओ हेनरी के नाम से जो अवार्ड अगर आएगा तो किसी राइटर को दिया जाए तो वो भी क्या लिख रहे होंगे, कोई शॉर्ट स्टोरी लिख रहे होंगे। तो अब यही तो सोच रहे हैं ना, यही कंडीशन है ना। तो ओ हेनरी प्राइज जो दिया गया वो अमर मित्र को दिया गया। जो अमर मित्र है, कहा जाता है कि लगभग 45 साल पहले इन्होंने लिखा था गांव बुरो लिखा था। अब ये जो है ये वेस्ट बंगाल से आप ये रिलेट कर लीजिए। तो गांव बुरो जो है इन्होंने लिखा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर, ये बन गया। अब आप ये सारी चीजें इसलिए याद रखिए कि इन्हें ओ हेनरी प्राइज मिला है। किनको मिला है? अमर मित्र को मिला है। किसके लिए मिला है? शॉर्ट स्टोरी है, मेरा कहने का मतलब ये था, गांव बुरो शॉर्ट स्टोरी है, इसके लिए इन्हें मिला था। याद रखिएगा, ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरी, तो अमर मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरनेशनल न्यूज हम पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल न्यूज में जरा देखिए, इंडिया विजिट बाय यूके प्राइम मिनिस्टर। अब हम जब बात कर रहे हैं बोरिस जॉनसन, शक्ल से पहचान गए होंगे आप, बहुत बार आपने इनके ऊपर बहुत सारी चीजें आती हुई देखी भी होंगी। तो ये बोरिस जॉनसन है, यूके के प्रधानमंत्री हैं, इंडिया विजिट पर थे। इनका नाम आपको हर हाल में याद रखना है। डील्स जो साइन की हैं, 1 बिलियन पाउंड्स की डील साइन हुई है, तो बहुत बड़ी सी बात हुई ना। आए सिर्फ चले नहीं गए, कुछ डील्स भी साइन करके गए हैं। तो 1 बिलियन पाउंड्स की डील साइन हुई है। इंडिया विजिट्स बाय मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर। अब ये प्रविंद जुगनाथ हैं, इनको आप बहुत बार देख चुके हैं। तो इंडिया विजिट पे थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 वाली, इसका वेन्यू गांधीनगर गुजरात। एक्चुअल में ना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ग्लोबल है, तो वो ग्लोबल उसको कह रहे हैं कि ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट हुआ 2022 वाला था, गांधीनगर गुजरात में हो रहा था। ग्लोबल था, गांधीनगर में हो रहा था, तो आप सिग्निफिकेंस समझ जाओगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 ग्लोबल ट्रेड के बारे में, ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ का जो फोरकास्ट किया, क्या बताया कि ग्लोबल ट्रेड कितना रह जाएगा। फोरकास्ट कट टू 3% का ग्लोबल ट्रेड रह जाएगा। ये बड़ी चीज है, पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में पढ़िए, अब आपने ये सुना ही नहीं होगा कि एनिमल्स को कोई राइट्स दे रहा है, एनिमल्स को कोई लीगल राइट्स दे रहा है। वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए गए हैं। पहली कंट्री बन गई है इक्वाडोर, जो अलग ही काम कर रही है। जरा सुनिए, फर्स्ट कंट्री जो क्या दे रही है, लीगल राइट्स दे रही है अपने वाइल्ड एनिमल्स को, वो कौन सी? इक्वाडोर बन गई है। प्लीज याद रखिए, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। G20 चीफ कोऑर्डिनेटर, G20 के बारे में कुछ पढ़ाएंगे तो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया की प्रेसिडेंसी जो है उसका टाइम है। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी के टाइम में, ये लिखा है मैंने यहाँ पर टाइम, देखिए कि कब से कब तक है इंडिया की प्रेसिडेंसी। तो उसके अंदर हम कह रहे हैं उसमें चीफ कोऑर्डिनेटर कौन होगा? G20 के अंदर इंडिया की प्रेसिडेंसी, G20 चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला। नाम देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फोटो देख लीजिए और उसके बाद नीचे पढ़िए। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी पीरियड दिसंबर 22 से 22 से मतलब 2022 से हम कह रहे हैं 2023 नवंबर तक होगा। फिर हम कह रहे हैं G20 का जो समिट है वो 2023 वाला इंडिया में होगा। ये बात हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 का समिट, कोऑर्डिनेटर कौन, नाम उनका, चीफ कोऑर्डिनेटर मतलब, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि इंडिया जो प्रेसिडेंसी कर रहा है वो कब से कब तक कर रहा है। क्वेश्चन हर हाल में आने वाला है, आप देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो ना लग रहे हो, एग्जाम में आ जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा पक्का से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से बैंकिंग क्वेश्चंस। तो बैंकिंग न्यूज है। अब जो स्टूडेंट्स बैंकिंग के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हर हाल में आने वाले हैं, देख लीजिएगा आप। फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू 22-23 की बात हम कर रहे हैं। पहले आप क्या कह रहे हैं, हम बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई वाली डिस्कस करने लगे। पहला क्वार्टर चल रहा है, ये आप जानते हैं।
हम कह रहे हैं कि फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया 22-23 का, जिसमें रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो रेपो रेट 4%, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35%, फिर हम पढ़े तो बैंक रेट 4.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% अगेन। हम कह रहे हैं अब ये पढ़िए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आएगा, हर हाल में आएगा। अगर आप देखोगे कुछ रेट्स कभी चेंज होंगे, कभी नहीं चेंज होंगे, वो हो सकता है क्वेश्चन पूछें या ना पूछें, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी टू अब्सॉर्ब लिक्विडिटी, यहाँ पे अभी समझ तो कुछ नहीं आएगा आपको पढ़ने से, लेकिन अब मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे समझाने से समझ में आ जाए। ध्यान से सुनिए बात क्या चल रही है। हम बात कर रहे हैं, सपोज करिए कॉरिडोर का मतलब क्या है, विंडो है। कॉरिडोर का मतलब क्या है, विंडो है। हम कह रहे हैं कि ऊपर हमने कहा रेपो है और नीचे क्या है, रिवर्स रेपो है, ठीक है। अब हमने कहा इसको हटा करके, ये कहीं जा नहीं रहा है, हमने कहा ये क्या है, ये रेपो है, ये रिवर्स रेपो है। इसकी जगह पे रिवर्स रेपो की जगह पे हमने क्या ला दिया, हमने ला दिया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को ला दिया। इसको क्यों लाया गया आपको ये बता दूं, एलएएफ कॉरिडोर में नया फ्लोर ये रहा, फ्लोर है ना, हम कह रहे हैं जिस फ्लोर पे पहले रिवर्स रेपो था, अब उस फ्लोर पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आ गया है, ये नया फ्लोर बन गया है। किसका, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर का। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि ये हटा करके ये लाया क्यों गया, कोई कारण होगा ना। आरबीआई बैठे बैठे रिवर्स रेपो को हटा करके, मतलब वो है वहां पर, लेकिन बेस इसको क्यों बना रहा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को बेस क्यों बना रहा है। एक्चुअल में अब समझिए कॉन्सेप्ट, बात ये चल रही है कि अगर आप मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा इसका मतलब मार्केट में हम कह रहे हैं कैश बहुत ज्यादा है, लिक्विड बहुत ज्यादा है। हम कह रहे हैं अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो आरबीआई को उस लिक्विडिटी को वापस सक करना पड़ेगा, सोक करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। उसके लिए वो कैसे वापस लाएगा लिक्विडिटी, तो वो कैश बैंक से अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा। अब आप कहेंगे ये तो रिवर्स रेपो में भी कर रहा होगा, लेकिन आप प्लीज ये समझिए यहां पर अलग क्या कर रहा है, अलग ये कर रहा है कि आरबीआई बैंक से पैसे उधार लेता है, लेकिन हम कह रहे हैं यहां पर बैंक को समझ लीजिए इंसेंटिवाइज कर रहा है, ज्यादा रेट दे रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट देगा, इससे बैंक जो है अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख करके आरबीआई के पास पैसा और डिपॉजिट कराएंगे। 3.75% स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट रखा है। नया फ्लोर कौन सा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में, मैंने क्या कहा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो 3.75% है रखा गया है। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी आरबीआई अब्सॉर्ब करता जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन कम होगी। प्लीज ये समझिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूं, जब आरबीआई बैंक से पैसा उधार लेता है, अब वो बैंक को इंटरेस्ट भी देता है, वो हम पढ़ चुके हैं, वो रेट हमने पढ़ लिया, लेकिन आपको बता दूं कुछ ना कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही रखे जाते हैं ना कोलैटरल की तरह, लेकिन अब तो आरबीआई ने कह दिया हमारी गुडविल पे ही देना पड़ेगा, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलैटरल की तरह नहीं रखेगा आरबीआई। ये मैं आपको बता दूं, नो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल। किसमें, इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में, इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, रेट याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बैंकिंग न्यूज को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जरा देखिए क्या आ रहा है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है लॉन्च बाय इंडियन ऑयल एंड कोटक महिंद्रा बैंक। मैंने आपको हर बार कुछ ना कुछ को ब्रांडिंग वाली चीज पढ़ाती रहती हूं, तो को ब्रांडेड एक और चीज, क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, हम कह रहे हैं इंडियन ऑयल का कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर के। नेक्स्ट पढ़िए जरा, क्वेश्चन क्या है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ऑफर्स एफडी फैसिलिटी इन टाई अप विद इंडसइंड बैंक। अगर मैं बात करूं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक एफडी फैसिलिटी ऑफर कर रहा है, तो उसने किसके साथ इसके लिए टाई अप किया है,
इंडसइंड बैंक के साथ टाइप किया है। तो ये दो बड़े एंटिटीज हैं, अभी एफडी ऑफर कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा और ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बंधन फाइनेंशियल लेड कंसोर्शियम। ये अगर आप बात करें बंधन फाइनेंशियल लेड कंसोर्शियम की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक ग्रुप है, समझ लीजिए। तो हम कह रहे हैं कि बंधन फाइनेंशियल कोई ग्रुप है, तो वो जो ग्रुप है उसने खरीद लिया है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का बिजनेस। तो कितने पे खरीदा है? देखिए इतनी बड़ी डील जब होती है तो बैंक्स के पेपर में ये पक्का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप बंधन और आईडीएफसी का एमएफ, बंधन ने आईडीएफसी बैंक का एमएफ म्यूचुअल फंड खरीद लिया है 4500 करोड़ में। ऐसे याद कर लीजिए, कहानी अगर नहीं याद कर सकते तो इतना में आपको याद हो जाएगा। कार्डलेस कैश विड्रॉल एट एटीएम्स वाया यूपीआई। आपसे पूछा जाएगा कि आप कार्डलेस विड्रॉल कर सकते हैं, कार्ड नहीं है आपके पास, आप एटीएम से पैसे निकालने चले गए, तो आप कैसे ये फंक्शन जो है आप कर पाओगे, ये पॉसिबल कैसे होगा? तो ये यूपीआई के थ्रू आप कर पाओगे, ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी, क्योंकि हर बार आपके पास कार्ड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बैंकिंग अवेयरनेस में ही एचडीएफसी लिमिटेड सेल्स 3% स्टेक इन बंधन बैंक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन अच्छा है, देखिए, क्योंकि एचडीएफसी जो कुछ करता है वैसे ही इतना बड़ा है कि कुछ करेगा, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। तो एचडीएफसी ने बंधन में अपना स्टेक था, उसमें से हम कह रहे हैं 3% क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। फॉर यूएई इंडिया मनी ट्रांसफर फेडरल बैंक टाइज अप विद माशरिक बैंक यूएई। अच्छा, अब पहले सुनिए यहाँ पे बात क्या चल रही है। हम बात कर रहे हैं कि यूएई इंडिया मनी की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये फेडरल बैंक टाइप कर रहा है किसके साथ, माशरिक बैंक के साथ, यूएई वाले। ये जो हमने बात करी है ना, इस यूएई वाले में ही हम एक बात और इंपॉर्टेंट ऐड करते हैं कि जो भीम यूपीआई है, ये लाइव हो गया है नियोपे टर्मिनल्स पे। अब आप कहोगे नियोपे टर्मिनल्स तो हमने कभी सुना ही नहीं है, तो हम यूएई की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यूएई की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी यूएई की बात कर रहे हैं, नीचे भी हम थोड़ा सा यूएई के बारे में बात करेंगे। भीम यूपीआई लाइव हो गया है नियोपे टर्मिनल्स पे, मतलब हम यूएई के नियोपे टर्मिनल्स पे बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिंगापुर, यूएई, इसके अलावा नेपाल में पढ़ाया था कि हम कह रहे हैं कि यहां पर जो है इंडिया का भीम यूपीआई स्टार्ट हो गया। मैंने ईयर वाइज यहां लिख दिया, अगर आप जानना चाहोगी पहले किन कंट्रीज में हम भीम यूपीआई कर रहे हैं, अपना भीम यूपीआई हम और देशों में भी चला रहे हैं, तो वो वहां पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं हमारे भीम यूपीआई से। तो फर्स्ट सिंगापुर था 2020 में, उसके बाद भूटान में 2021 में, और तीसरे नंबर पे 2 और देश जुड़ गए सन 2022 में, यूएई और नेपाल। अब यहां पर हम जो बात ऊपर कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे, यूएई की बात कर रहे थे, जहां पर हम नियो टर्मिनल्स पे कह रहे थे कि भीम यूपीआई लाइव कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब डेवलपमेंट एंड इनॉग्रेशंस हैं, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली। तो प्रोजेक्ट कोई आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, जरा देखिए क्या चल रही है बात यहाँ पे। Oil India to set up India's first pure green hydrogen plant जोरहाट में, असम में। दोबारा से सुनिए, ऑयल इंडिया है, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रहा है। कहां लगा रहा है? पहले देखिए, वो पूछेंगे कि कौन लगा रहा है, तो हम कह रहे हैं ऑयल इंडिया लगा रहा है, पहले ये याद रखिएगा। फिर वो पूछेंगे कहां लगा रहा है, तो जोरहाट में लगा रहा है, और ये भी पूछ सकते हैं कि जोरहाट कहां है, तो वो असम में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल एल रूट सर्वर फॉर फास्ट इंटरनेट राजस्थान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड की बात हो रही है, इंटरनेट हाई स्पीड पे आने की बात हो रही है, अनइंटरप्टेड इंटरनेट स्पीड आने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं उसके लिए किसी ने कुछ ऐसा काम किया है, इंस्टॉल कराया है। पहली स्टेट राजस्थान बन गई है जिन्होंने अपने यहाँ एल रूट सर्वर्स को लगाया है, जिससे इंटरनेट जो है बहुत हाई स्पीड आएगा। तो याद रखिए राजस्थान को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हाईएस्ट टनल टू कम अप एट शिंकुला पास। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हम कह रहे हैं ऐसा जो शिंकुला पास है, ये टाइप की रोड्स बनाती है। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हम कह रहे हैं ने बनाया वर्ल्ड हाईएस्ट टनल
जो हम कह रहे हैं कि कहां पर ये बनेगा, ये शिंकुला पास होगा और जंस्कार वाली और हिमाचल प्रदेश, जंस्कार और मनाली को कनेक्ट करे, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, ये याद रखना है आपको हर हाल में पक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनवेल्ड इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जब कुछ करती है गवर्नमेंट तो वो क्वेश्चन आ सकता है, आपको बता दूं, इसलिए जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको बताया गया है। और हम कह रहे हैं, अब यहां पर जरा थोड़ा सा क्लासिफाई किया है, पढ़िए। बनिहाल काजीगंज टनल, फिर उसके बाद रतले और कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन किश्तवाड़, चेनाब नदी के ऊपर हम ये बात करने लगे। उसके बाद तीसरे नंबर का फाउंडेशन स्टोन 3 रोड पैकेजेस का ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो रखा गया। और उसके बाद पढ़िए, इनिशिएटिव टू डेवलप 75 वाटर बॉडीज इन इंडियाज ईच डिस्ट्रिक्ट अमृत सरोवर। याद रखिए ये सारी चीजें। अब हम क्या कह रहे हैं, दोबारा से पढ़िए। बनिहाल काजीगंज टनल है, रतले कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, किश्तवाड़ में हम कह रहे हैं चेनाब नदी पर। उसके बाद हम कह रहे हैं फाउंडेशन स्टोन रखा गया 3 रोड पैकेजेस का, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे ये रखा गया। फिर कह रहे हैं इनिशिएटिव टू डेवलप 75 वाटर बॉडीज, तो 75 वाटर बॉडीज डेवलप करेंगे इंडिया में। तो कह रहे हैं इंडिया के ईच डिस्ट्रिक्ट में, और किस नाम से, अमृत सरोवर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनटीपीसी टू सेट अप 2500 मेगावाट। देखिए अगर कोई प्लांट लगाया जा रहा है तो अगर वो पावर प्लांट है किसी भी तरह का तो उसकी पावर आपको पता होनी चाहिए। यहां पर हम कह रहे हैं 2500 मेगावाट का एनटीपीसी लगा रहा है, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। किस हम कह रहे हैं ये यहां पर अगर कर रहा है तो ये कौन कर रहा है, एनटीपीसी लगा रहा है, तो कह रहे हैं अलोंग विद महाराष्ट्र। दोबारा सुनिए, एनटीपीसी महाराष्ट्र हम कह रहे हैं मिल करके 2500 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ये याद रखना है आपको। लॉन्च ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस मास्केट प्रकृति। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, पॉइंट थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन है ही उतना लंबा, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए पढ़ा रही हूं। प्लीज याद रखिए, कोई पूछ रहे प्रकृति क्या है तो आप बोल दोगे कुछ भी, नेचर है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम कुछ और कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कुछ लॉन्च किया है, कोई इनिशिएटिव है, किसके लिए है, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वाली बात है, वो प्रकृति है। हम कह रहे हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस है, मैस्केट है प्रकृति, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़िए जरा, प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम। मतलब हम जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है वो जो बनाया जा रहा है वो 3 मूर्ति भवन दिल्ली में बनाया जा रहा है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन उन्होंने वो प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है 3 मूर्ति भवन में उसको ओपन किया। ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप खुद जानते हो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। बहुत बड़ा चेंज है ये। किस दिन हुआ, दिन आप समझ गए, 14 अप्रैल। क्यों 14 अप्रैल, क्योंकि वो अंबेडकर जयंती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट स्कीम जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, आपको पता होगा। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पसंद नहीं है फिर भी याद कर लीजिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद जरा देखिए, यहां पर लिखा है कि इसको एक्सटेंड किया गया है टिल 31 मार्च 2026 एट एन आउटले हम खर्चे की बात करने लगे, 5,911 करोड़ इसका एक्सपेंडिचर, इसका एक्सपेंस, इसके ऊपर जो लगाया जाएगा। स्कीम कौन सी है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज अभियान जिसको बढ़ा करके, जिसका टाइम 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। कितना खर्चा करेगी गवर्नमेंट इस पे, 5,911 ये इसका बजट रखा गया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है कलेक्शन। अब आप इसको पता नहीं क्या समझ लेंगे, एक्चुअल में गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेच रही है।
तो अपने एसेट्स बेच रही है। ये वही वाली बात हो रही है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो इसका मतलब क्या है, जो अपने बड़े बड़े से शब्द पढ़ लिए, तो गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है, जो उसके पास स्टेक है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपको बता दिया है कि क्या बनाया है उन्होंने उससे, तो 96,000 करोड़ बनाया है। स्वनिधि से समृद्धि expanded to additional 126 cities by Ministry of Housing and Urban Affairs। आपसे पूछा जाए स्वनिधि से समृद्धि किसकी स्कीम है, तो आप बोलोगे किस मिनिस्ट्री की, मतलब तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ये स्कीम है। फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसे एक्सटेंड कब तक कर दिया गया है, तो इसे 126 सिटीज तक, मतलब जो है किस तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो एक्सपैंडेड टू एडिशनल 126 सिटीज और ऐड करने की बात हो गई। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे स्वनिधि का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, जिससे आपको इसका मतलब पता चल जाएगा कि ये किन के लिए है। स्ट्रीट वेंडर्स की बात होने लगी, आत्मनिर्भर की बात होने लगी, और निधि तो निधि ही है। स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर, निधि। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर निधि, मतलब यहां पर ये लोन देने की बात कर रहे हैं, ये भी आपको बता ही दूं। तो ये यहां पर स्वनिधि से समृद्धि टाइम हम कह रहे हैं कि ये 126 मोर सिटीज के लिए जो है इनको ऐड किया जाएगा। किसकी स्कीम है, तो आपको ये पक्का बताना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेंस न्यूज है, लॉन्च ऑफ 6th स्कॉर्पियन कलवारी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट 75 INS वागशीर। ध्यान से देखिए, 6 नंबर का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, सबमरीन का मतलब पनडुब्बी होता है। कलवारी पहले नंबर की थी, इसीलिए कलवारी क्लास सबमरीन भी कहा जाता है, नहीं इसीलिए मैंने ऑब्लिक करके दोनों लिखा है। तो हम कह रहे हैं 6 नंबर का स्कॉर्पियन कलवारी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट 75वें नंबर का, जिसमें INS वागशीर को लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं कहां, तो बाय व्हाट, बाय माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये याद कर लेंगे और बेहतर हो जाएगा। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, बाय भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जब लॉन्च करते हैं तो कोई लॉन्च कराएगा ना, कोई बना रहा है, कोई लॉन्च करा रहा है, तो हम ये कह रहे हैं ना, वही वाली बात। तो हम कह रहे हैं ये माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, नाम से पता लगाइए कि शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इसीलिए वो शिप बनाया है INS वागशीर। एज पर सीपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम कह रहे हैं इंडियाज मिलिट्री स्पेंडिंग जो बहुत ज्यादा है 2021 में, देखिए इंडिया 3रे नंबर पर आ रहा है। कि हम पूरे के पूरे कंट्रीज को आप रखिए दिमाग में कि सबसे ज्यादा मिलिट्री पर स्पेंड करता है USA, 2nd नंबर पे चाइना और 3rd पे इंडिया। तो इंडिया कितना कर रहा है, 76.6 बिलियन इंडिया स्पेंड कर रहा है, 76.6 बिलियन डॉलर स्पेंड कर रहा है इंडिया, इसीलिए वो 3रे नंबर पे है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार। आगे बढ़िए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9th इंडिया किर्गिस्तान स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, यहां पर ध्यान से सारी चीजें पढ़िए। 9वें नंबर की एक्सरसाइज बकलो हिमाचल प्रदेश में हुई। उसके बाद हम कह रहे हैं इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज। तो DRDO टेस्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना। क्वेश्चन पढ़िए जरा और इसका मतलब समझिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम में डिफेंस आ गया, आप समझ गए, तो डिफेंस के लिए कुछ कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हेलेना को लॉन्च किया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं हेलेना है क्या, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका टेस्ट किया जा रहा था, ये आप समझ गए शायद। तो मैं क्या कह रही हूं, DRDO ने DRDO टेस्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है, हेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में DRDO टेस्ट एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम पिनाका MK1 एंड पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन। यहां पे ये याद रखिए, हम कह रहे हैं कि DRDO ने टेस्ट किया, यहां पर ऊपर हेलेना का टेस्ट, नीचे यहां पर पिनाका। पिनाका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आता भी है। तो पिनाका MK1, पिनाका
एरिया डिनायल म्यूनिशन जो है हम कह रहे हैं टेस्ट किया गया, डीआरडीओ टेस्ट एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम। तो जैसे ही एनहांस्ड बोल दिया इसका मतलब ये बेटर बनाने वाली बात आ गई, तो हम कह रहे हैं कोई बेटर वर्जन जो है एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम जो है उसको टेस्ट किया गया है। पिनाका MK1 है वो, और हम कह रहे हैं पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन है वो। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। स्टेट न्यूज में नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 में लार्जर स्टेट टॉप पे गुजरात रखा गया है। ये जरा पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की बात हो रही है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा, नीति आयोग कोई स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स बना रहा है, तो हम कह रहे हैं उस इंडेक्स के अंदर टॉप पर बड़ी स्टेट में देखिए, स्टेट्स में लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स, यूटीज, इन सब में क्या कर दिया, अगर कंपैरिजन आप करेंगे तो कौन ऊपर है कौन नीचे है वो ही बताया जा रहा है कि इस एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में हम कह रहे हैं गुजरात टॉप पे, सेकंड पे केरला और तीसरे नंबर पर पंजाब। फिर हम कह रहे हैं स्मॉलर स्टेट्स में, लार्जर स्टेट्स हो गया, स्मॉलर स्टेट्स में पहला नंबर पर गोवा, सेकंड पर त्रिपुरा और तीसरे पे मणिपुर। यूनियन टेरिटरीज में पहले नंबर पर चंडीगढ़ है, दूसरे पे दिल्ली है और तीसरे पे दमन दीव दादरा नागर हवेली है। तो अगर आपको ये लगने लग जाए कि ये दो क्यों लिख दी, तो ये दो नहीं है, ये एक ही बन चुकी है, आपको पता होगा। ये यूनियन टेरिटरी अब एक ही है, दमन दीव दादरा नागर हवेली एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो पहले नंबर पे यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे दादरा नागर हवेली, दमन दीव हम कह रहे हैं ये वाली यूनियन टेरिटरी आई। किसकी बात कर रहे थे हम, नीति आयोग के बनाए हुए एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 के अंदर कौन सा स्टेट कहां स्टैंड करता है वहां पर। यहां पर हम रैप अप कर देंगे। आपको समझ में आया होगा लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो इंग्लिश वाला वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।